नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समृद्धि की दिशा में लगातार अग्रसर है। आज हरदा में 8.45 लाख विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 489 करोड़ रुपए सीधे स्कूलों के खातों में ट्रांसफर किए गए। सिर्फ आज ही नहीं, नीमच, मुरैना, रतलाम और भोपाल में सांदीपनि विद्यालय, नवोदय स्कूल, छात्रावास महाविद्यालय और स्मार्ट शिक्षा पहले बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रख चुकी है। इन सबके पीछे मकसद का दावा है कि सभी वर्गों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, बालिकाओं के लिए समान अवसर विकसित हों और शिक्षा संस्कृति का संगम हो। लेकिन विपक्ष के आरोपों के बीच क्या यह पहल वाकई पारदर्शी है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा को नई ऊंचाई देने के संकल्प को लगातार साबित करने का दावा किया है। आज हरदा जिले के खिरकिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8.45 लाख विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 489 करोड़ रुपए सीधे 20,652 अशासकीय स्कूलों के खातों में ट्रांसफर किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये कदम वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। और 20,000 स्कूलों में कितना सौभाग्य हमारे नए इस दौर के परिवेश में इतना बढ़िया भव्य भवन स्कूल कैंपस देख के आनंद आ गया। ऐसे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें अपने विद्यालयों के लिए। प्राइवेट स्कूलें तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ। तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का दावा ऊंचा है, लेकिन हकीकत कड़वी। कांग्रेस का सवाल है, पिछले सालों में ये पैसे देरी से क्यों पहुंचे, स्कूलों को नुकसान क्यों हुआ और कमजोर वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में अतिरिक्त फीस क्यों भरते रहे? बजट तो बढ़ा, लेकिन छात्र संख्या क्यों घट रही है? शिक्षक पद खाली हैं, ग्रामीण स्कूलों में क्लासरूम खाली पड़े हैं। कांग्रेस की मांग है पारदर्शिता लाएं, शिक्षक भर्ती करें और असली शिक्षा क्रांति लाएं। मध्य प्रदेश के बच्चे सपनों के हकदार हैं, न कि खोखले वादों के। भाजपा की स्थिति वो हो गई है कि वही पुरानी सड़ी गली मिठाई आप नए पैकेट में पैक करने का प्रयास करते हो। मतलब आपने शिक्षा विभाग की ये दुर्दशा कर दी है कि आज भी 18,000 स्कूल ऐसे जिनमें एक शिक्षक से काम चल रहा है और 12,000 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। आप देखें 10,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। 6,000 स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है। और आज आप क्रांति की बात कर रहे हैं, संदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं। सिर्फ आप एक सनसनी फैलाते, हकीकत में आपने शिक्षा विभाग का बेड़ागर किया है, उसका सिर्फ आपने भगवाकरण करने का प्रयास किया है, लेकिन शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए आपने कुछ नहीं किया। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शिक्षा नीति ने प्रदेश को नई ऊंचाई दी है। शिक्षा को किताबों से आगे ले जाकर स्मार्ट शिक्षा, बालिकाओं के समान अवसर और नवाचार का अभियान चलाया है। सांदीपनि विद्यालयों और नवोदय स्कूलों का विस्तार, छात्रावास निर्माण, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं, ये सब हर बच्चे तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाने का संकल्प दर्शाती है। इन पहलों का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को साकार करना और उन्हें आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करना भी है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश की ये नीति नवाचार और योजनाओं का संगम है जो प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रही है, या सिर्फ ये सरकारी दावे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सपनों की उड़ान, एमपी की पहचान। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
डॉक्टर उषा खरे जी, जिस तरह से आज एक बड़ा कार्यक्रम हरदा में हुआ और यहां से जो प्रतिपूर्ति राशि है वो खातों में ट्रांसफर की गई स्कूलों के, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश की शिक्षा को लेकर मैम कई बार डिस्कशंस होते हैं कि सरकार ने तो बहुत प्रयास किए हैं लेकिन जमीन पर कितना असर है, लेकिन बतौर शिक्षाविद मैम आपसे ही समझना चाहेंगे कि सरकार के ये प्रयास जमीन पर कितने असरदार साबित होते दिख रहे हैं, कितने कारगर हमें दिखते हैं? जी मैम। सर, अगर ये शिक्षा की गुणवत्ता के विकास की बात करें तो निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में सांदीपनी विद्यालय, आपके एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल काफी अच्छी पोजीशन में आए हैं। वहाँ स्टाफ भी है और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। डिजिटल लिटरेसी को लेकर जितने भी नवाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, सराहनीय कदम है। बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, जन जन तक शिक्षा पहुंच रही है और बच्चों को लाभ मिलता है। बस थोड़ी सी आवश्यकता इस बात की है कि जो स्कूल ऐसे हैं जो सरकार जिन पर ध्यान नहीं दे रही है वो दिन पे दिन बेकार या बर्बाद होते जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, साथ ही एक थोड़ा सा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होने से ये होगा कि जो शिक्षक कक्षाओं में जाने के बजाय इधर उधर काम कर रहे हैं या फिर मतलब जो लाभ उनका प्रत्यक्ष बच्चों को मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। बहरहाल ये है कि भवन बहुत अच्छे बन रहे हैं दिन प्रतिदिन और 21वीं सदी की जितनी चुनौतियों के लिए शिक्षा में जो नए नए नवाचार प्रावधान होना चाहिए उन पर सरकार काफी अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल अजय दर्वे जी, सरकार काम तो बहुत बेहतर कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मैम कह रही कि मॉनिटरिंग और अच्छी तरह से हो और साथ ही शिक्षकों की कमी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या सरकार का आने वाले दिनों में इन पर भी फोकस होगा? जी अजय जी। नहीं मैम, अजय जी से सवाल है। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, जिस तरह से उषा मैम ने कहा कि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी दिखती है और शिक्षकों की भी जो भर्ती है वो भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिल रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी भी पर्याप्त व्यवस्था स्कूलों में कर दी जाए। तो सरकार क्या इस दिशा पर भी विचार कर रही है, फोकस है इन चीजों को लेकर भी? जी देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2003 के उस शिक्षा के मॉडल पे जहां जीरो बजट के स्कूल हुआ करते थे वहां से उठाकर आज मध्य प्रदेश में हमारे विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने का काम किया है। जैसा कि अभी हमारी शिक्षाविद बता रही थी कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है उसको समग्र रूप से ऊपर उठाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से सार्थक प्रयास किए उसमें आप देखेंगे कि समय समय पर चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती अभियान की तरफ 18,500 शिक्षकों की भर्ती का भी एक विशेष ड्राइव चल रहा है। मूल रूप से मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है मध्य प्रदेश के युवाओं को सुसंस्कारित बनाने के लिए, उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए और आज प्रदान करने के लिए। और आज जिसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन का जो प्रतिपूर्ति है, फीस की प्रतिपूर्ति, उसको लगभग 20,000 से अधिक अशासकीय विद्यालयों को 450 करोड़ से अधिक की राशि का माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश रहा है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से एनईपी के मॉड्यूल्स को विभिन्न चरणों में लागू करने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में मध्य प्रदेश में काम किया। कौशल आधारित शिक्षा में मध्य प्रदेश किस प्रकार से काम कर रहा है, एनईपी के तहत चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, इन सभी के माध्यम से एक मूल्य आधारित शिक्षा में छात्रों को एंगेज करने के लिए बुनियादी शिक्षा, हिंदी, अंग्रेजी, स्टार्टअप जैसे ये सारे विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। हमने हाल ही में देखा कि इंटीग्रेटेड स्कूल का हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिसको सांदीपनी का नाम दिया, उसके माध्यम से लगभग एक ऐसा क्लस्टर बनाकर विद्यार्थियों को जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल जिस तरह की फैसिलिटीज इंपार्ट करता हूं उस फैसिलिटीज को मध्य प्रदेश की सरकार प्रोवाइड करे। उसके बाद बुनियादी ढांचों का विकास मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि नवोदय स्कूलों के मार्गों को जोड़ने के लिए साइकिल की सुविधा, विद्यार्थियों को स्कूटी के माध्यम से प्रोत्साहन, लैपटॉप के माध्यम से प्रोत्साहन, ये सारी ऐसी विषय है मध्य प्रदेश सरकार के जो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश के छात्रों को आगे ले जाने के लिए, उन्हें विकास में सहभागी बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हमने हाल ही में देखा है कि बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पाठ्यक्रम सुधार और स्किल डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये सारे करके मध्य प्रदेश की सरकार के जो लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के मामले में, एजुकेशन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों के साथ में खड़ा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। इस पर चौधरी जी, सरकार प्रयास कर रही और आज तो एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन क्या मानती हैं कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव शिक्षा जगत में आ सकता है इस पूरे कार्यक्रम से और सरकार के प्रयासों से? शिक्षा अधिकार है जी, आर्टिकल 21A संविधान का कहता है। तो मुझे लगता है कि एक इवेंट करके अपनी पीठ थपथपाना वैसे सरकार की आदत है, बट मुझे लगता है ये भारत के सभी नागरिकों का जो संविधान में लिखा है उसके तहत जिन जो भी उसके शब्दावली है जो उसका अधिकार में तय हुआ वो है। तो पहली बात तो ये इवेंट की बात मैं नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी आज की जो राशि उन्होंने हस्तांतरित की उसके संदर्भ में। ये 2023-24 सत्र की 8.25 लाख बच्चों के लिए 20,000 स्कूल लगभग स्कूलों को दिया गया पैसा है जी। अब मैं आपको ले चलती हूं इसके पूरे 3 साल के संघर्ष में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, टीचर्स और पेरेंट्स ने किया है जी। 25% कम से कम जो वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई के तहत ये सीट्स होती हैं। तो जब इन 3 सालों में इसकी बकाया राशि के लिए आंदोलन धरने आगर मालवा, ग्वालियर, भोपाल, मैंने तमाम जगहों के इस पे काफी सारी रिपोर्ट्स जब देखी और लगातार देख रहे हैं, आज की घटना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो राशि हस्तांतरित हुई है वो एक अल्टीमेटम के कारण हुई है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 1 अक्टूबर से भोपाल के 10,000 बच्चों को हम स्कूल से निकाल दें। अब आप ये सोचिए, राजधानी के स्कूलों की बात कर रहे हैं 1200 से ज्यादा, लेकिन प्रदेश भर में ये आंदोलन तब से चल रहे हैं, तो कितने स्कूलों ने हो सकता है और निकाला होगा, हमारे कितने सारे नौनिहालों को स्कूल से निकाल दिया होगा। दूसरी बात, आरटीई के इस नियम के तहत जो बच्चे आते हैं पढ़ने, वो अक्सर वंचित वर्ग के जो होते हैं, आप सोचिए उनके साथ भेदभाव भी हुए होंगे, मेंटल हरासमेंट भी हुआ होगा। साथ साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हेड ये कहते हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, कि भैया हम हमारे टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, यानी शिक्षित युवाओं की, लोगों की बेरोजगारी को आप सॉल्व तो कर नहीं पा रहे हैं, नई नौकरियां तो आप दे नहीं रहे हैं, उल्टा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी पर भी खतरा है। तो मल्टीपल लेवल पे ये समस्या है। इसके अलावा मैं आपको ले चलती हूँ जून 2025 की तरफ। वैसे तो इसका इतिहास बहुत लंबा है प्राइवेट स्कूल, जब से आरटीआई मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। तो 450 स्कूल राजधानी में जिनकी मान्यता रद्द हुई, मतलब उन्हें रिन्यूअल नहीं हुआ मान्यता का, कारण कहा गया कि नए रूल्स हैं। अब उन नए रूल्स के कारण जो छोटे स्कूल, अक्सर ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल्स होते हैं, उनके पास बहुत संसाधन नहीं होते। मुझे खुद को पता है कि लोग हाईली क्वालिफाइड लोग आते, कहते हैं दीदी 2,000 रुपए दे रहे हैं सैलरी प्राइवेट स्कूल में, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास कुछ होता नहीं है। ऐसे स्थिति के स्कूल जो है उनको आप फोर्स कर रहे हैं कि उनको आप मान्यता नहीं दे रहे हैं अलग अलग तरीकों से, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है उसको आपने कठिन बना दिया है। तो उसके कारण उन्हें वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी आप उनको वंचित कर रहे हैं जी। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ, इसी जो जून में हुआ जो लंबा आंदोलन था, उस आंदोलन में कुछ पेरेंट्स से जब इंटरव्यू लिए गए, उसमें से एक पेरेंट ने कहा, आगर मालवा के, ये तो एक उदाहरण है कि आप जो स्कूल बंद करते हैं, जैसे आप सीएम राइज लाते हैं, बहुत बढ़िया, आप बढ़िया ला रहे हैं, उसका नामकरण भी कर दीजिए, आपकी आदत है नाम बदलना, लेकिन आप नया एक स्कूल ला रहे हैं, उसके पीछे आप कितने स्कूल बंद कर रहे हैं। आरटीई में कहा गया था कि 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। तो वो पेरेंट्स कहते हैं, मेरा बच्चा, हम लोग गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, मेरा बच्चा पास के एक स्कूल में पढ़ता था, वो अंग्रेजी माध्यम था, अब आप हमें एक दूर के हिंदी माध्यम स्कूल में जाने को कह रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इस सब के कारण तो एसोसिएशन के लोग और पेरेंट्स ये कहते हैं उस आंदोलन के रिपोर्ट में कि 1 लाख से अधिक सीटें कम कर दी गई हैं पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूल्स में इसके तहत। तो सवाल ये हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये षड्यंत्र हो, क्योंकि अगर आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर तबके का बच्चा, सिर्फ जो पैसा देकर बड़े प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ सके, हर तबके का बच्चा सरकार अच्छे स्कूलों में पढ़े, तो सिर्फ सीएम राइज स्कूल, जो कि अभी 274 में से सिर्फ 22 पूरे हुए हैं, वो भी, तो सिर्फ सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री अकेले से काम नहीं चलेगा। ये तो प्राइवेट स्कूलों की बात होगी। मैं शॉर्ट में, क्योंकि हम सरकारी स्कूल पे अक्सर चर्चा करते रहते हैं, वो भी बात कहना चाहूंगी। 70,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली जी। और एक शिक्षक, क्योंकि मैं अपनी जिस फैमिली से आती हूँ वहां भी टीचर्स हैं, मेरा भी शिक्षक एसोसिएशन रहा है, तो मुझे पता है
कि एक टीचर बेचारा डाक का काम भी करता है, वो सारे काम करता है, सरकारी सारी ड्यूटी करता है। जी जी। भोपाल की राज्य शिक्षा केंद्र का स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ जो प्रतिनियुक्ति पर लोग हैं उनमें 90% मूलभूत रूप से शिक्षक हैं, यानी वो दूसरे काम भी कर रहे हैं। 1275 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, 6500 स्कूलों में एक शिक्षक है। हिंदी का टीचर कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मिडिल क्लास का टीचर 12वीं का मैथ पढ़ा रहा है। मैं ये मानती हूं जो कहा गया धवले जी से, मैं क्योंकि मैं शिक्षा से वास्ता रखती हूं तो मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि आपकी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज में गवर्नमेंट स्कूलों को सुधारना नहीं है। चलिए प्रायोरिटीज पर भी बात करेंगे। इस पर जी मैं फिर से आपका रुख करूंगा और इस वक्त हम डॉक्टर उषा खरे जी का रुख कर लेंगे। मैम, जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि शिक्षकों की कमी तो है और कहीं ना कहीं सरकार भी कह रही है कि इस पर भी लगातार विचार है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतिपूर्ति राशि की बात है, क्या वाकई इस तरह की स्थिति है कि एक तरह का दबाव भी सरकार पर हो गया था और जो प्रतिपूर्ति राशि है वो समय पर नहीं मिल पा रही है शिक्षकों को, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका लॉस हो रहा है? देखिए, जो प्राइवेट स्कूलों ने आरटी के तहत अपने स्कूलों में प्रवेश दिया था इन बच्चों को, और उनसे अगर वो फीस नहीं ले रहे थे तो निश्चित रूप से ये तो उनका मॉरल अधिकार है कि ये बच्चे जिनको वो पढ़ा रहे हैं उनकी फीस सरकार के द्वारा उन्हें समय पर मिले। यदि समय पर नहीं मिल पाएंगे और अब कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो यदि सरकार ने वो राशि अब भेजी है तो इस पर भी अपन को थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना होगा कि उन प्राइवेट स्कूलों को भी थोड़ा चिन्हित करना पड़ेगा कि इस दौरान जो मेरी नॉलेज में है कई ऐसे स्कूल थे कि उन्होंने कहा था नहीं हमको सरकार से अकेला आपका एडमिशन मिला है, कोई राशि नहीं मिली, आपको गणवेश की इसकी विकास की इसकी इतनी फीस तो देना पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि मतलब कहने का अर्थ फिर वही आ रहा है कि हर जगह एक नियामक आयोग, एक मॉनिटरिंग सिस्टम, एक नैतिक जिम्मेदारी सभी की होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, इसमें यदि हम सब मिलकर तन मन धन से सहयोग करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो सभी की मॉरल ड्यूटी है कि अगर पैसा पहुंच रहा है सरकारी प्राइवेट स्कूलों में तो उसका भी सदुपयोग सही हो, बच्चों पर अनावश्यक दबाव डाल के और पैसा न वसूला जाए, और यदि देरी हुई है तो भविष्य में ध्यान रखा जाए कि समय पर पैसा रिलीज हो और एक शिक्षा का मतलब एक ऐसा अच्छा माहौल बने कि प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे अधिक से अधिक सम्मिलित हो और आगे निकले। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि देरी तो हुई है और उस देरी का मतलब खामियाजा तो नहीं कह सकते। सरकारी स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव डाला होगा तब ये राशि रिलीज हुई है। अजय धवले जी से इस पर स्पष्टीकरण लेते हैं। अजय धवले जी, क्या वाकई ऐसी स्थिति है जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है, देरी हुई और दबाव भी था जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला आज देखने को मिला? मुझे लगता है अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को पूछ लेना चाहिए। कर्नाटक में इनकी सरकार है, कर्नाटक में 6500 अधिकतर स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। तेलंगाना में इनकी सरकार है, 3000 स्कूलों में छात्र नहीं है, 2000 शिक्षक है। उसके बाद में हम बात कर ले एनईपी में जीडीपी के 6% के आसपास, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जीडीपी के 6% के आसपास आपको शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर खर्चा करना है। मध्य प्रदेश 11% के आसपास अपने जीडीपी के अनुपात में खर्चा करता है। देश में यदि हम बढ़ोतरी की, बजट बढ़ोतरी की बात करें तो लगभग 17% की बढ़ोतरी के साथ में मध्य प्रदेश ने एजुकेशन को 2003 के बाद यदि हम बात करें तो 17% की बढ़ोतरी, हाईएस्ट बजट अलॉटमेंट किया है एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए, स्किल डेवलपमेंट को इम्पार्ट करने के लिए, सांस्कृतिक और हमारी आध्यात्मिक शिक्षा को भी उसके माध्यम से नैतिक शिक्षा को भी पार्ट बनाने के लिए। और रहा बात कांग्रेस के आरोप का, तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह का वो शासनकाल याद कर ले जब मध्य प्रदेश में 0 बजट के स्कूल हुआ करते थे कि सिर्फ आपको विद्यालय चलाना, बजट अलॉकेशन नहीं होता था। ये दिग्विजय सिंह की देन थी। शिक्षा कर्मियों का कल्चर मध्य प्रदेश में लाने वाले दिग्विजय सिंह है, कॉन्ट्रैक्ट कल्चर का कल्चर लाने वाले दिग्विजय सिंह है। तो कांग्रेस जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को गिराने का काम किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमने उस व्यवस्थित सुदृढ़ीकरण की ओर लेके जा रहे हैं जहां हमारी वर्तमान पीढ़ियां, भविष्य की आने वाली पीढ़ियां एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। रही बात हम उसकी बात कर ले कि स्कूलों में देखिए शौचालय नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूलों में ड्रॉप आउट होती थी, एनरोल नहीं होती थी। आज मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में खड़ा है जहां स्कूलों में टॉयलेट्स को लेके मध्य प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में काम किया है। उसकी वजह से बच्चों का एनरोलमेंट भी मध्य प्रदेश के स्कूलों में जिस प्रकार से ड्रास्टिकली बढ़ा है वो भी एक देखने योग्य बात है। कांग्रेस राजनीति करने के लिए भरसक प्रयास राजनीति कर सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बार बार उस बंटाधार दिग्विजय सिंह, बार बार उस
करप्शननाथ कमलनाथ की सरकार को भी याद करता है, जिसने मध्य प्रदेश के युवाओं को ढोल चराने की और की ट्रेनिंग और बैंड बजाने की ट्रेनिंग के लायक समझा था। हम मध्य प्रदेश के युवाओं को देश की सेना में जाने के लिए ट्रेन करने, एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने का भी काम जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा है। नवोदय विद्यालयों की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता उन्हें होती है, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, सड़कों की बात हो, वो सब देने का प्रयास कर रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय अपने आप में गेम चेंजर मूवमेंट है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था को भी दिशा देगा कि किस प्रकार से क्लस्टर स्कूल के माध्यम से हम उस क्षेत्र के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल को भी कंपेयर करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने काम के माध्यम से ये सिद्ध करके दिखाया कि हमने सिर्फ संकल्प लिए थे, हमने उन संकल्पों को धरातल पर भी उतारने का काम किया। और जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाने का प्रयास करती है, उस कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बिठाकर इस बात का सबक सिखा दिया है कि आपने मध्य प्रदेश में चाहे सड़क की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा की बात कर ले, हम राशन की बात कर ले, इन सारे विषयों में जिस प्रकार के लूप होल्स थे, जिस प्रकार के लैप्सेस थे, कांग्रेस आज उसी की वजह से विपक्ष में बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के अनुरूप मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से आज देश के उन अग्रणी राज्यों में भी मध्य प्रदेश है, जहां पे मैंने शुरुआत में कहा था कि एनईपी के एजुकेशन को लिए टाइम फ्रेम के साथ में काम करने वाला देश का अग्रणी राज्य, टाइम फ्रेम के साथ इस पर जी सरकार काम करने की बात कर रही है। लेकिन इस पर जी क्या मानती है आप, क्या और भी कुछ ऐसी जरूरी बातें जिन पर सरकार का फोकस होना चाहिए? पहले तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, हालांकि बड़ी अच्छी चर्चा में अब धवले जी की पार्टी की आदत है कि डाइग्रेस कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, है ना, असली मुद्दे से ध्यान भटका दो। तो नेहरू जी को गाली दे दो, कांग्रेस को गाली दे दो, अपन 22 साल से सरकार में, अपन जिम्मेदार नहीं, बाकी सब जिम्मेदार। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं असली मुद्दे, जब उन्होंने कहा जनजातीय क्षेत्रों में की बात कर रहे थे आप, है ना, तो आई थिंक आज हम इस पे भी चर्चा करने वाले थे कि जो आश्रम है, जो छात्रावास हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों के SC ST OBC के बच्चों की स्थिति है, तो अक्सर हम ये जो रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं कि खाने के कारण बीमार पड़ गई छात्राएं, कई बार हम दुष्कर्मों की घटनाएं भी सुनते हैं। इस सब के रिपोर्ट्स हैं हमारे प्रदेश में, इन आश्रमों में, इन छात्रावासों में। तो पिछले साल बड़वानी में एक बहुत बड़ी घटना हुई, वो एक कहते हैं ना ट्रिगरिंग पॉइंट था। तो 40 छात्राएं जब बीमार हो गई एक छात्रावास में, आदिवासी बालिका छात्रावास में, तो भैया एक 13 IAS की कमेटी बिठाई गई, हर जिले में आवंटित की गई। मेरा सवाल है, कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है, कब पब्लिक कर रहे हैं, क्या निर्णय निकला, क्या निरीक्षण किया? तो सवाल ये होता है, कमेटी खेलना, इवेंट खेलना, नेहरू को गाली दे देना, दिग्विजय सिंह जी को गाली दे देना, कांग्रेस को गाली दे देने से असली मुद्दे सॉल्व नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक और बात, धवले जी ने बड़ी अच्छी बात कही जी, बजट शब्द, बहुत अच्छी बात, बहुत बधाई है धवले जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बहुत बधाइयां। बजट अगर इतना बढ़िया आ रहा है तो 3 साल से डिले क्यों हुआ भैया? क्यों पेमेंट में डिले हुआ? क्यों प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशंस चक्कर काट करके पागल हो गए? बजट जा कहां रहा है? हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सिर्फ सांदीपनि स्कूल, PM श्री नहीं, मेरा यही कहना है कि हजारों स्कूल बंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी, देश में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक और बात है कि पढ़ेगा नहीं इंडिया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा करेगा इंडिया। बांटो, राज करो, जो सांप्रदायिकता की राजनीति। तो सवाल यह है कि शिक्षक तार्किकता देती, यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी पूरा देश देख रहा है। और हाँ, एक और चीज, यूनिवर्सिटी की बात याद है तो मैं इनका कह देती हूँ कि मध्य प्रदेश की एक भी यूनिवर्सिटी NIRF की रैंकिंग में नहीं आती। मेरे देश के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रदेश का कोई स्थान ही नहीं है। तो भैया स्टेट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की फंडिंग की क्या स्थिति, इक्विपमेंट्स की क्या स्थिति है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज कितना आउटपुट दे रही है देश के हायर एजुकेशन में, इस पर भी बात कर लीजिए। वैसे आज का चर्चा क्योंकि स्कूली शिक्षा की थी, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली जब भी मैं साउथ इंडियन स्टेट्स में जाती हूँ, मैं तो खाली कर्नाटक की बात भी नहीं करूंगी, हो सकता है वो लेफ्ट गवर्नड हो, दूसरी पार्टीज के भी हो, वो इंडिया अलायंस के हो या कहीं के भी हो, लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स में मैंने एक चीज पाई कि भैया उनका एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान। बिल्कुल जी। मेरा सवाल यही है कि अगर आपका बजट बढ़ रहा है तो क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के अगर सरकारी हो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आखिरी तबके के आदमी को जाए, सिर्फ अमीर आदमी को नहीं, जो अफोर्ड कर सके नहीं, तो जब तक वो नहीं होगा आपका विकसित भारत 2047 का जुना आप अपने भक्तों को पकड़ेंगे।
चलो, तो सरकार का दावा यही है कि हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं और बच्चों को सौगातें भी दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप यह भी है कि जब सौगातें हैं तो जमीन पर उतनी क्वालिटी क्यों हमें देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।